ओके, सो गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू दिस सेशन गाइस। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आपको याद होगा लास्ट क्लास में हम लोग बेसिक कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ अलजेब्रा के बारे में बात कर रहे थे, राइट? तो अगर आपको याद होगा मैंने क्या बोला था, मैंने ये बोला था कि जब आप एक एल्जेब्रिक इक्वेशन बनाते हो, ठीक है, तो उस इक्वेशन में कुछ वेरिएबल्स होते हैं। जब आप एक एल्जेब्रिक इक्वेशन बनाते हो तो उस इक्वेशन में कुछ वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। तो आपको चेक करना है कि उस इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स हैं, ठीक है। आपको चेक करना है कि उस इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स हैं या कितने अननोन्स हैं। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जितने अननोन्स रहेंगे एक इक्वेशन में, सुनना ध्यान से, जितने अननोन्स रहेंगे एक इक्वेशन में, आपको उतने नंबर ऑफ इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे टू गेट यूनिक वैल्यूज ऑफ दोज अननोन। क्या बोला मैंने? सपोज फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं एग्जाम्पल के मदद से सॉल्व करूंगा या बताऊंगा आपको। सपोज आई गिव यू एन एग्जाम्पल लाइक दिस। आपने ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे किए हैं। 2x plus 3y is equal to 4 suppose. Count the number of variables that you are having. So variables here are x and y. तो कितने वेरिएबल्स हैं? आपको दिख रहा है कि वेरिएबल की संख्या है 2। तो अगर वेरिएबल 2 है, देन हाउ डू यू थिंक यू वुड बी एबल टू फाइंड आउट द यूनिक सॉल्यूशन ऑफ x एंड y, यूनिक वैल्यूज ऑफ x एंड y व्हिच इज सैटिस्फाइंग दिस इक्वेशन? अगर आपको निकालना है तो आपको कितने इक्वेशंस की जरूरत है? जितने वेरिएबल्स हैं, कितने इक्वेशन की जरूरत है? हाउ मेनी इक्वेशंस यू रिक्वायर्ड टू फाइंड यूनिक वैल्यूज ऑफ x एंड y? हाउ मेनी equation you require to find unique values of x and y? तो आंसर इज 2। अगर आपने ये चीज फील किया होगा, ठीक है, आप में से बहुत से लोग इस चीज को समझते हैं, बहुत से लोग अगर आपने इसको फील नहीं किया होगा, याद करो जब भी आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दिया जाता है, याद है आपने स्टैंडर्ड 9th में पढ़ा है साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना। एक होता है लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल सॉल्व करना, दूसरा होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसे हम लोग बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन, याद है? तो जब भी आप साइमल्टेनियस इक्वेशन इन टू वेरिएबल सॉल्व करते थे, तो आप याद करो आपको हमेशा 2 इक्वेशन दिया जाता था, याद है? तो कभी भी आपको ऐसा नहीं बोलते थे कि 2x plus 3y equal to 4, इसमें सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालो। ऐसा हो ही नहीं सकता सवाल। आपको हमेशा क्या होता था, जितने वेरिएबल्स हैं उतने आपको इक्वेशंस दे दिए जाते थे। और सबसे अच्छा केस क्या होता था? वर्ड प्रॉब्लम्स का होता था, जहां पे आपको खुद से वो इक्वेशंस बनाने पड़ते थे बाय रीडिंग द इंस्ट्रक्शंस, जो आपको वर्ड प्रॉब्लम बोला जाता था। तो वर्ड प्रॉब्लम पढ़ने के बाद आप एक्स और वाई लेते थे। तो एक्स एंड वाई जैसे ही आप लेते थे एक्स एंड वाई, तो आपने 2 वेरिएबल इंट्रोड्यूस किए, तो उन x और y की वैल्यूज आपको निकालनी होती है। तो जब भी x एंड y की वैल्यूज आपको निकालनी होती है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर मैंने 2 वेरिएबल इंट्रोड्यूस किए हैं, तो मुझे 2 इक्वेशंस बनाने की जरूरत है। कितने इक्वेशंस बनाने की जरूरत है? 2। तो अगर मैं 2 इक्वेशंस बनाता हूं, तभी मैं x एंड y के यूनिक वैल्यूज निकाल पाऊंगा। तो वर्ड प्रॉब्लम्स में ये आप करते थे। अब मैं आपको यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं। जो बच्चा वर्ड प्रॉब्लम्स इंजॉय करता था, वो फिजिक्स में काफी आगे निकल जाएगा। और जिन बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम्स में दिक्कत थी, मतलब उनको इंस्ट्रक्शन पढ़ के बेसिक इक्वेशंस बनाने में दिक्कत थी, उनको प्रॉब्लम फेस होगा। तो इसीलिए मैं अभी से आपको वार्न कर रहा हूं कि जिन बच्चों को भी वर्ड प्रॉब्लम से दिक्कत थी, व्हाट्सएवर में भी द रीजन, आपको लैंग्वेज समझ नहीं आता था, आप इक्वेशन नहीं बना पाते थे, तो आपको मैं एक बात क्लियर कट कर दूं, फिजिक्स के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं सब वर्ड प्रॉब्लम्स ही होते हैं। आपको उनको पढ़ना होता है और उनसे इक्वेशंस बनाने होते हैं। तो इक्वेशंस जब बनाने होते हैं, तो आप अगर बेसिक इक्वेशंस नहीं बना सकते हो, किसी इंस्ट्रक्शन को पढ़ के कॉम्प्रिहेंड करके उससे बेसिक इक्वेशन नहीं बना पाओगे, तब तक आप फिजिक्स को कंप्लीटली अप्रिशिएट या एंजॉय नहीं कर पाओगे। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई एम टेलिंग यू। अभी तक जितना भी पढ़ा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ के इक्वेशंस बनानी है। और इक्वेशन जब आप बना रहे हो, तो आपको समझना है कि कितने अननोन्स हैं उस इक्वेशन में। जितने अननोन्स, उतने इक्वेशंस बनाने की जरूरत है। समझ में आई बात? जब आप मैथ्स करते हो, आई होप एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट? दीज आर सम ऑफ द गोल्डन प्रिंसिपल्स व्हिच वी शुड ऑल अंडरस्टैंड एंड वी शुड फॉलो। तो फिर से मैं बता रहा हूं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है? सुनेंगे ध्यान से आप। मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर मेरे पास किसी इक्वेशन में 2 अननोन है, तो मुझे 2 इक्वेशन चाहिए टू गेट द यूनिक वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। बस दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, ठीक है?
तो ये चीज है। तो अगर मान लो मेरे को किसी ने बोला कि यार मेरे पास एक इक्वेशन है विच इज लाइक 2x minus 3y plus 4z equal to 5, इसमें कितने अननोन्स हैं या कितने वेरिएबल्स हैं? 3। तो देखते साथ ही तुम्हारा दिमाग बोलना चाहिए भाई साहब मुझे 3 इक्वेशंस चाहिए x y और z की वैल्यूज निकालने के लिए, यूनिक वैल्यूज ऑफ x y and z। आपको समझ में आ रही है? तो यहां से अगर मैं फिर से आपसे पूछूं कि हाउ मेनी इक्वेशंस यू रिक्वायर टू फाइंड आउट यूनिक वैल्यूज ऑफ x y and z, how many equation you require to find unique values of x, y and z, your answer would be 3। Are you understanding this? This is the concept that we need to understand। ठीक, I hope all of you are okay with this। बढ़ रहा हूं आगे, ये स्लाइड को चेंज कर रहा हूं। इसका हेडिंग क्या होगा? इस स्लाइड का हेडिंग होगा अंडरस्टैंडिंग द नंबर ऑफ इक्वेशंस रिक्वायर्ड टू फाइंड यूनिक वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स। ठीक है, यूनिक वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। फिर ये दोनों एग्जांपल लिखे। ठीक है, इसका हेडिंग क्या डालूंगा मैं? अंडरस्टैंडिंग नंबर ऑफ इक्वेशंस रिक्वायर्ड टू फाइंड यूनिक वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, जो इतने भी वेरिएबल्स हैं। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। अभी देखिए समझेंगे आप। ठीक है, अभी ये तो सीख लिया हमने, ये तो हमने समझ लिया। अभी बाद में इसके बाद आता है क्या? इसके बाद आता है कि रियली सॉल्व करके एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू निकालना। अब जब सॉल्व करके निकालने की बात आती है तो आप समझो हमारे पास कौन कौन से मेथड है। याद करो, आपने बचपन में किया हुआ है सब्स्टिट्यूशन मेथड, याद आ रहा है आपको? दूसरा है एलिमिनेशन मेथड, याद आ रहा है आपको? और तीसरा है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या मैट्रिक्स मेथड, जैसा बोलो। ये 3 मेथड आपने बेसिकली स्टैंडर्ड 10 तक किया हुआ होता है। आप इनमें से कोई भी मेथड यूज करो, nobody is going to question you which method you have used, because finally you need to match up 4 options with the answers that is coming। जो आपको आंसर मिल रहा है उसके साथ आपको 4 ऑप्शंस मैच कराने हैं, कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो कोई आपसे नहीं बोलेगा कि इसको सब्स्टिट्यूशन से करो, एलिमिनेशन से करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कोई नहीं बोलेगा। आपको जो सुटेबल लगे वो करना है। ठीक है, एक बेसिक से सवाल से शुरू करता हूँ। सपोज आई गिव यू एन इक्वेशन 2x minus 3y equal to 5 and 3x plus 4y is equal to 10। सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है। निकालो क्विकली, कोई भी मेथड करो बट निकालो। 2x minus 3y equal to 5, 3x plus 4y equal to 10। चलो जल्दी, कोई भी मेथड यूज करो, खटाक से आंसर दो यार। कोई भी मेथड यूज करो, सॉल्व करके आंसर दो। 2x minus 3y equal to 5, 3x plus 4y equal to 10। x और y की वैल्यू निकालनी है, जल्दी करो। साइमल्टेनियस इक्वेशन है, 2 प्रोवाइडेड है। आपको समझ में भी आ रहा है? अच्छा, 2 वेरिएबल्स है इसीलिए सर ने 2 इक्वेशन दिए हैं। ये दिमाग में सेट होना चाहिए। 2 वेरिएबल्स है इसीलिए सर ने 2 इक्वेशन दिए हैं। हाँ कि ना? यस, सॉल्व करो। कोई भी मेथड, जो मेथड चाहे यूज कर लो, बट सॉल्व करके आंसर बताओ क्विकली। कौन सा मेथड यूज करना चाहते हो? तो मैं सपोज मैं कर रहा हूँ एलिमिनेशन मेथड। क्या करते हैं एलिमिनेशन मेथड में? मान लो ये -3y, मान लो मुझे y को एलिमिनेट करना है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। 4 से क्यों मल्टीप्लाई करूंगा? y का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। 3 और 4 कैल्शियम 12 आता है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। सब लोग करो यार खटाक से। तो ये आ गया 8x minus 12y is equal to 20, yes or no? और ये आ गया 9x plus 12y is equal to 30, yes or no? देखो ये क्या हो गया, 12y minus 12 कट गया, 8 plus 9 17x, 17x is equal to 50। तो x की वैल्यू आई 50/17। अब x की वैल्यू 50/17 है, तो ये x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, अर्लियर इक्वेशन में या मॉडिफाइड इक्वेशन, किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो और y की वैल्यू ले आओ, यस और नो? x की वैल्यू 50/17 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y की वैल्यू, ये वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो। अब बच्चे का सवाल आता है सर किस में डालें? सुने ध्यान से, अब मेरी बात सुन ध्यान से। आपसे आंसर आ गया, आई एम वेरी मच हैप्पी। नाउ लिसन टू मी व्हाट आई एम सेइंग। अब बच्चा बोलता है सर किस इक्वेशन में डालें? इसमें डालें, इसमें डालें, ये ओरिजिनल वाला में डालें,
या इसमें डालें? किस में डालना चाहिए आपके हिसाब से? बहुत बेसिक बेसिक बात करा रहा हूं, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो कि हाँ हमें आता है, आगे बढ़ते चलेंगे। किस में डालूं मैं y की वैल्यू निकालने के लिए? बोलो किस में डालूं? कम ऑन, ऐसा क्या कर रहा है, जल्दी बताओ किस में डालूं इसको? सही आंसर मुझे चाहिए, किस में डालूं? अक्ल लगा के बोलना। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या होगा? सर किसी में भी डालो आंसर वही आने वाला है। क्या आपको फील हो रही है मैं क्या बोल रहा हूं? अरे इन चार में से किसी में भी डाल दो सर, आंसर तो वही आएगा। नहीं नहीं, फर्स्ट इक्वेशन जब तुम बोल रहे हो, तुम क्या क्या, क्या मतलब, तुम्हारा मतलब ये है कि फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे तभी आंसर आएगा, सेकंड में डालेंगे तो आंसर नहीं आएगा क्या? मैं पूछ रहा हूं आपसे, थर्ड में डाले तो आंसर नहीं आएगा क्या? सपोज दिस इज द इक्वेशन, ये जो बेसिक इक्वेशन था, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये दूसरा इक्वेशन इक्वेशन नंबर 2, इसको 4 और 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया इक्वेशन नंबर 3, पहले वाले को 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद, और दूसरे वाले को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन आया 4। मैं पूछ रहा हूं 1 2 3 4 में से किस में डालूं कि मुझे y की वैल्यू आ जाए? किसी में भी डाल दो यार, किसी में भी डाल दो, आपको आंसर मिल जाएगा। हाँ, विच विल रिड्यूस आवर कैलकुलेशन, वो देखो अक्ल लगा के कि किस में करने से आपको इजीली आंसर मिलेगा। वैसे इससे कुछ बोल नहीं सकते बिकॉज ये फ्रैक्शन में आया है, तो किसी में भी डालो, आपको एफर्ट तो मारनी पड़ेगी। सपोज मैंने फर्स्ट इक्वेशन में डाला, फर्स्ट इक्वेशन में डाला तो क्या करूंगा? 2 इंटू 50/17। ऐसा क्या जवाब दे रहे हो कि थर्ड सेकंड फर्स्ट वाले में डालेंगे? किसी में भी डालने से आंसर आएगा भाई, ऐसा क्या कर रहे हो? 3y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100/17 माइनस 5, 100 माइनस 85/17, तो 3y इज इक्वल टू 100 माइनस 85 15/17, यस और नो? तो y की वैल्यू आ गई 5/17, खत्म। क्या क्लैरिटी है ये? तो ये आपने मैथ्स में किया है, ये आपने मैथ्स में किया है, ठीक है। अच्छा, यहां पे अगर आपको याद होगा, ठीक है, अगर आपको याद होगा, आपने एक और मेथड किया था, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, याद है आपको? याद है आपको? अगर आपको याद है, ये एक बार देखना, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लाना पड़ता है। फिर दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो उस केस में हम सॉल्यूशन लाते हैं x y 1, ये क्या करते हैं, b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2, याद आ रहा है? फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, नीचे ऊपर नीचे ऊपर, याद आ रहा है? ये भी किया है ना आपने? तो ये होता है x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1, याद आ रहा है आपको? इज 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, तो x की वैल्यू आ जाएगी b1 c2 माइनस b2 c1 बाय a1 b2 माइनस a2 b1। ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन को इक्वल करते हैं, इक्वल करने के बाद x की वैल्यू आती है b1 c2 माइनस b2 c1 बाय a1 b2 माइनस a2 b1। इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या मैट्रिक्स मेथड बोलते हैं, याद आ रहा है आपको? ये आपको पता नहीं है क्या, ये वाली चीज? डिलीटेड पोर्शन, बहुत बढ़िया। अब इसका मैं कुछ नहीं कर सकता दोस्त, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक, कोई बात कोई बात कोई बात कोई बात नहीं। अगर ये आपको पता नहीं है कोई बात नहीं, ये जो मैंने अभी आपको ट्रिक बताया ना, ये ट्रिक से आप कभी भी आंसर ला सकते हो। मैं एक दो क्वेश्चन करा दे रहा हूं, आपको फील आ जाएगी, ठीक है। देखो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई, 50/17 आई है ना। ये इक्वेशन देखना, 2x माइनस 3y इक्वल टू 5, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो ध्यान से, 2x माइनस 3y इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। सपोज आपको झमेला वमेला नहीं करना है बॉस, क्या क्या फिर मल्टीप्लाई करो एलिमिनेट करो, ये सब करना ही नहीं है। आई डोंट वांट टू डू दिस। मेरे को तुम एक फॉर्मूला बताओ जिससे आंसर श्योर शॉर्ट आएगा, मैं बोलता हूँ ये कर लो। सबसे पहले इनको रिड्यूस कर, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 फॉर्मेट में, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, और दूसरा आ जाएगा 3x प्लस 4y
-10 इक्वल टू 0। अब तू लिख x, फिर लिख y, फिर लिख 1। b1 b2 मतलब a1x प्लस b1y प्लस c1 है, तो b1 की जगह पे -3, b2 की जगह पे +4, c1 c2, a1 a2, b1 b2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर, तो ये आया x अपॉन -3 इंटू -10 इज 30, 30 माइनस ऑफ -20, -5 इंटू +3 इज -15, माइनस ऑफ 2 इंटू 4 इज 8, माइनस ऑफ, अब ध्यान से देख, इसको इसके साथ इक्वल कर, ये एक रेशियो बना, क्या प्रोपोर्शन बना, 30 माइनस -20 इज 50, x बाई 50 इज इक्वल टू 1/17, तो क्या x की वैल्यू 50/17 आ गई, और y की वैल्यू जो है ये देख, -50 माइनस -20, 20 माइनस 15 इज 5। क्या आंसर आ गया? क्या ये वही आंसर है जो आपने यहाँ पे ये सब तामझाम करके लाया था? क्या यहाँ पे एक लाइन में आता खट से? तो आपके ऊपर है, अगर आप ये मेथड समझो और इसको यूज कर सको तो आपके कैलकुलेशंस आसान होंगे। कोई एलसीएम एचसीएफ एलसीएम निकाल के सेम टर्म करना है, जो बेसिक मेथड से, वो सब करने की जरूरत नहीं है। खट 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 आंसर आएगा। सिर्फ आपको ये मेथड याद रखना है। डोंट यू थिंक इट्स ए यूजफुल मेथड? अगर रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, खटाक से आंसर आता है। यस और नो? याद रखना सब्ट्रैक्ट कैसे करना है। ये नीचे वाला एरो पहले मल्टीप्लाई होगा माइनस ऊपर वाला एरो विथ प्रॉपर साइंस। एक और सवाल, एक और, पेट नहीं भरा या भर गया? एक और सवाल? नहीं सर समझ नहीं आया मेथड। अरे आंसर मैच करा दिया ना दोस्त मैंने, ऐसा क्या कर रहे हो यार? आंसर मैच करा दिया ना मैंने दोनों। तुम लोगों ने ये मेथड किया नहीं, चलो कोई बात। एक और सवाल करो। सपोज आई गिव यू 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 7, और दूसरा मैं दे रहा हूं 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 12। निकालो तो x और y की वैल्यू। चलो x और y की वैल्यूज निकालो यहाँ पे बाय यूजिंग द मेथड दैट आई हैव टॉट यू। सबसे पहले इसको इस फॉर्मेट में लाओ, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, मतलब सारे कांस्टेंट वांस्टेंट सब कुछ एक साइड में ले आओ, इस फॉर्मेट में लाओ। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0। दूसरा हो जाएगा 4x प्लस 5y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब तुम क्या करोगे, x y 1, चलो बोलो b1 b2 -4 प्लस 5 साइंस के साथ डालना है दोस्त, c1 c2 a1 a2 b1 b2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो एकदम तमीज से, गड़बड़ मत करियो। एरो की डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, उल्टा पुल्टा मत कर देना। अच्छा ये कितना है, -7 है। बोलो क्या होगा, x अपॉन 48 माइनस ऑफ -35, y अपॉन -28 माइनस ऑफ -36, 1 अपॉन 15 माइनस ऑफ -16। देख आंसर तेरे सामने है। 48 प्लस 35 70, 83, x इज इक्वल टू 83 अपॉन 31। खत्म। y की वैल्यू बोल, 36 माइनस 28 8 अपॉन 31। खत्म। ये देखा गया आंसर। बोल हाँ की ना। अरे स्टेप बचता भाई, खट खट एकदम समझ में आ रहा ना? कैलकुलेशन इससे काफी फास्ट होती है। बहुत से बच्चे सोच रहे हैं बोर्ड्स में ऐसा कर सकते हैं क्या? मुझे पता नहीं, अगर आपको सिखाया गया है, जहां तक मुझे याद है जब मैं 10th में था तो मैंने तो ये किया था। अरे हाँ कि ना, समझ में आई मेथड? क्या इससे फास्ट होगा? तो कंपटीशन के लिए ये मेथड यूज करें, बोर्ड्स के लिए जो आपको स्कूल में बताया गया वही यूज करें, ठीक है? अदरवाइज मेरे ऊपर आ जाओगे, सर आपने बोला था हमने कर दिया हमें मार्क्स नहीं आया। वो सब नहीं होना चाहिए भाई, है ना? तो कंपटीशन के लिए इस मेथड को यूज कर लीजिए, ठीक है? यस सर वी हैव डन दिस मेथड इन बोर्ड्स। बराबर है, तनाए होना ही चाहिए दोस्त। कुछ लोग बोल रहे हैं डिलीटेड पोर्शन, तो मैंने इसीलिए थोड़ा सा
यस, क्या क्लैरिटी यही है? क्या ये मेथड क्लियर है? ऐसे और सवाल दूं कि आपको समझ में आया? समझ में आया, राइट? अब मैं जो समझा रहा हूं उसे फील करें। मैं ये बोल रहा हूं कि यहाँ पे आपने जो x और y लिया है, सुनना ध्यान से अभी जो मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे x एंड y जो है दे आर प्लेन नंबर्स। मैथ्स में जनरली हम प्लेन नंबर्स के साथ डील करते हैं। सुनना, बहुत गहरी बात बोल रहे हैं। यहाँ पे जो x एंड y था, दे आर जस्ट मियर प्लेन नंबर्स, सिंपल नंबर लाइन के नंबर्स हैं, और कोई उनके साथ कोई और फिजिकल कनोटेशन या मीनिंग अटैच नहीं है। लेकिन जब आप फिजिक्स की बात करोगे ना, तो ये जो भी इक्वेशंस बनेंगे, अननोन जो भी वेरिएबल्स रहेगा, वो कोई फिजिकल क्वांटिटी या वेरिएबल होगा। क्या बोला मैंने? जब आप फिजिक्स में ऐसे इक्वेशंस बनाओगे, तो x एंड y दे विल नॉट बी मियर प्लेन नंबर्स ऑफ नंबर लाइन, दे विल बी concrete physical quantities like temperature, force, velocity, acceleration, displacement, ऐसे वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे। समझ में आ रहा है? और मैक्सिमम टाइम जब आप इक्वेशंस बनाओगे, तो आप उनमें से एक वेरिएबल फोर्स का होगा, मैक्सिमम टाइम फिजिक्स में। तो समझने वाली बात यह है कि ये जो एक्स एंड वाई है, जब हम मैथ्स की बात करते थे, तो ये एक्स एंड वाई क्या होंगे, तो हमारे दिमाग में सिर्फ होता था प्लेन नंबर्स, नंबर लाइन के नंबर्स। नंबर लाइन समझते हो तुम लोग? लेकिन जब फिजिक्स की बात करेंगे, then these x and y can take different physical quantities, means different physical quantities will be represented by this x and y. Are you understanding? Are you understanding? तो यहाँ पे x and y की जगह पे x and y, जैसे हम अगर मैथ्स में बात करेंगे, तो we do not have any such any such regard कि this stands for which physical quantity. We do not pay any attention to that. We are just interested in terms of variables. कुछ भी हो सकता है। बट फिजिक्स में ये मैटर करता है कि वो कौन सा वेरिएबल है, और हमें इसकी समझ होनी चाहिए, क्योंकि उसके बेसिस पर ही हमारे इक्वेशंस बनते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इसका आपको प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस कहां पे मिलेगा। जो सेकंड चैप्टर हम पढ़ेंगे फिजिक्स में, जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन, आपने ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड 9th में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। जो बच्चे ने अच्छे से तैयारी की है कंपटीशन के लिए, उसने पक्का पढ़ा हुआ है लॉज ऑफ मोशन। याद है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ा होगा आपने? किनेमेटिक, वेरी गुड वेरी गुड। किनेमेटिक, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन आपको याद है? आपने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ा हुआ है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, पता नहीं क्या क्या। याद आ रहा है आपको? याद आ रहा है आपको? पढ़ा है आपको, है ना? हाँ हाँ सर, याद आ रहा है। तो लॉज ऑफ मोशन में जो फिजिकल क्वांटिटी के साथ हम डील करते हैं, वो जनरली होता है फोर्सेस एंड एक्सेलरेशन। और भी होते हैं, वेलोसिटीज भी होते हैं, बट जनरली अगर मैं बेसिक बात करूं तो फोर्सेस एंड एक्सेलरेशन। बेसिकली हमारा जो न्यूटन का सेकंड लॉ होता है, अगर आपको याद होगा, मैं ये सब चीजें आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। फिलहाल मैं आपको मैथमेटिकल एस्पेक्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। न्यूटन का जो सेकंड लॉ है, 3 लॉस, वेरी गुड। न्यूटन का जो सेकंड लॉ है, वो है एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू ए। अगर आपको याद होगा तो, याद होना ही चाहिए, ठीक है? ये मत बोलना डिलीटेड सिलेबस। ये सब चीजें अभी याद रहनी चाहिए आपको। एफ नेट इक्वल टू एम ए, समझे ध्यान से। तो यहाँ पे ये f और a ये अननोन या वेरिएबल्स हो सकते हैं, कि f एक वेरिएबल क्वांटिटी है तो एक्सेलरेशन निकालो, तो एक्सेलरेशन भी अकॉर्डिंगली वेरिएबल होगा। तो मैं आपको एक इक्वेशन दे रहा हूँ, समझे आप? तो फोर्स नेट, तो ये फोर्स क्या है, ये f नेट क्या है, ये फोर्स है, और ये a क्या है, a एक्सेलरेशन। जनरली दीज आर द वेरिएबल दैट वी टॉक अबाउट, फोर्स एंड एक्सेलरेशन। ये सबको दिख रहा है कि मैं एक्सेलरेशन लिखा है? नहीं दिख रहा, ये एक्सेलरेशन है, ACC लिखता हूँ, ठीक है? अब मैं ध्यान सुनना, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक न्यूटन लॉ के सवाल से मैं कुछ अननोन दे रहा हूं आपके सामने, रख रहा हूं आपके सामने, आपको वो अननोन की वैल्यूज निकालनी, ठीक है? सुनो ध्यान से, मैंने एक इक्वेशन दिया, 20 माइनस टी इज इक्वल टू 2a1 एंड t माइनस 30 इज इक्वल टू 3a2। मैं बताऊंगा ये t क्या है, एंड a1 इज इक्वल टू 2a2। सपोज मैंने ऐसे 3 इक्वेशंस बनाए। एक मिनट रुकना। जस्ट गिव मी अ मोमेंट।
ठीक है, ठीक है, कोई इशू नहीं, ठीक है। सपोज मैंने ये इक्वेशंस आपको दिए, ये मैंने बेसिकली न्यूटन लॉ के कोई एक सवाल से ये 3 इक्वेशन बने हैं। उस सवाल को, वर्ड प्रॉब्लम को जब मैंने सॉल्व किया या डायग्राम को देखा तो मेरे ये 3 इक्वेशन बने। मैं आपको यहाँ पे फील कराता हूँ, ये जो टी है ना, यहाँ पे टी जो यूज हो रहा है, टी इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग मान, ठीक है। एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग इट इज व्हाट, इट इज अ फोर्स। टेंशन जब मैं बोलूं इट इज अ फोर्स। अच्छा, व्हाट इज A1 and A2? A1 is acceleration of a mass और A2 क्या है? A2 is also acceleration of another mass। ठीक ठीक। अब मास कितना है? एक्सेलेरेशन ऑफ मास जब मैं बोलूं तो एक की मास है 2 kg और दूसरे की मास है 3 kg। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे F net इक्वल टू ma, तो आपको दिखेगा कि ये जो 20 माइनस टी लिखा है, दिस इज बेसिकली योर F net इक्वेशन बना है, विच इज इक्वल टू 2 इंटू A1 आ रहा है। कैसे आ रहा है इसकी चिंता मत करो, मेरा यहाँ पे टास्क क्या है आपको समझाना, सुनना ध्यान से। मेरा आपको यहाँ पे टास्क क्या है समझाना, मेरे को 2 टास्क है यहाँ पे समझाना। पहला, क्या आप यहाँ पे देख रहे हो कि आपके पास कितने इक्वेशन, कितने इक्वेशन है आपके पास? जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। कितने इक्वेशन है आपके पास? लिखा हुआ है वहां पे, देख के जवाब दो। 3। कितने इक्वेशन है? 3। वेरी गुड। और कितने वेरिएबल्स हैं? कितने वेरिएबल्स हैं? कितने वेरिएबल्स है? 3। वेरी गुड, वेरी गुड। 2 नहीं, 3 3 3। एक है टेंशन, दूसरा है A1, तीसरा है A2। देयर आर 3 अननोन और वेरिएबल्स। अब पहले तो नंबर ऑफ इक्वेशंस और नंबर ऑफ अननोन्स मैच कर रहे हैं। सुने ध्यान से मैं जो बोल रहा हूं, आपको ऐसे इक्वेशन सॉल्व करने पड़ेंगे न्यूटन लॉ के चैप्टर में। मैं वही सिखा रहा हूं आपको, सुने ध्यान से। और ये सीखना जरूरी है, अदरवाइज आप क्या करोगे, आपसे इक्वेशन बन जाएंगी, सब फिजिक्स का आ जाएगा आपको, लेकिन जब आपको मैथ्स यूज करके सॉल्व करने की बात आएगी ना, आप वहीं फंस जाओगे, विच आई डोंट वांट दैट टू हैपन विद यू। तो सुने ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। सबसे पहले देखिए, जितने वेरिएबल्स उतने इक्वेशंस हैं। मतलब एक बात तो अपने दिमाग में सेट हो गई, भाई साहब कुछ भी हो जाए, अपने पास जितने वेरिएबल्स है उतने इक्वेशंस है, जितने अननोन है उतने इक्वेशंस है। मतलब हम यहाँ पे टी A1 और A2 की वैल्यूज निकाल पाएंगे। पहला तो अपने दिमाग में ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हाँ हम टी A1 A2 की वैल्यूज निकाल पाएंगे, यूनिक वैल्यू। क्योंकि सर ने सिखाया है कि जितने वेरिएबल्स हो, अगर उतने इक्वेशंस अवेलेबल हैं, तो यूनिक वैल्यूज ऑफ दोस अननोन्स और वेरिएबल्स कैन बी डिटरमिन्ड। तो एक बात तो तय है भाई साहब कि टी A1 और A2 की वैल्यूज मुझसे निकल जाएंगी। अब सवाल है कैसे निकालें। सुनना ध्यान से, गहरी बात बोल रहा हूं, कैसे निकाले वो मैं बताऊंगा अभी। कैसे निकाले वो इंपॉर्टेंट है, वो जितना जल्दी तुम प्रैक्टिस करके निकाल लोगे उतना फास्ट तुम्हारा कैलकुलेशन होगा, आंसर टिक करके आगे बढ़ पाओगे। सुनना ध्यान से। दूसरा पॉइंट, यहां पे अगर तुम देखोगे, यहां पे मैंने वेरिएबल्स या अननोन्स को नियर नंबर्स नहीं रखा है, मैंने इनको फिजिकल क्वांटिटीज बनाए हैं। एक अननोन है टेंशन, विच इज अ फोर्स, तो वो एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी एक यूनिट है, फोर्स की यूनिट आप सबने पढ़ा है, उसकी न्यूटन यूनिट है। इट इज जस्ट नॉट अ मियर प्लेन नंबर ऑन द नंबर लाइन, इट इज जस्ट नॉट अ नंबर, it's a physical quantity, it is having a meaning, and we will study that meaning, what that meaning is, we will study it later on। बट फिलहाल आप इसके अंदर के मैथ्स को अप्रिशिएट करें कि ये जो इक्वेशंस बने हैं, इस इक्वेशंस में जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स भाई साहब, ये वेरिएबल्स हमने फिजिकल क्वांटिटीज रखे हैं। T is a physical quantity, it's tension, it's a force is a physical quantity। और दूसरा फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? A1 and A2, they are acceleration, they are also physical quantities man। एक्सेलरेशन क्या आपने कभी मैथ्स में पढ़ा है? एक्सेलरेशन कहां पे पढ़ा है? फिजिक्स में। इट्स अ फिजिकल क्वांटिटी, it conveys some meaning। what is that physical aspect, उसका कॉन्सेप्ट क्या है वो सब हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल मैंने आपको 2 बातें बताई, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। पहली बात, जितने अननोन्स थे उतने इक्वेशंस हैं, मतलब हम यूनिकली इनकी वैल्यू डिसाइड कर पाएंगे। हाँ मजा आएगा, निकाल तो लेंगे, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे एक्स एंड वाई नियर नंबर्स हम नहीं रख रहे हैं, हम यहाँ पे फिजिकल मीनिंग वाले फिजिकल क्वांटिटीज रख रहे हैं, जिनकी कुछ मीनिंग है, जिनकी कुछ मतलब है, उनका कुछ सिग्निफिकेंस है, उनका ऑल टुगेदर एक कनोटेशन है, एक मतलब है उनका। वो चीजें हम यहाँ पे रख रहे हैं। जैसे टी स्टैंड्स फॉर टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हिच इज अ फोर्स, ए स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स और बॉडीज व्हिच इज अ फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ पे दे आर जस्ट नॉट नियर प्लेन नंबर्स। फील करें, इनकी यूनिट्स है भाई, टेंशन की यूनिट है। टेंशन की यूनिट क्या है? याद करो, टेंशन इज अ फोर्स।
फोर्स की यूनिट क्या होती है, आपने पढ़ा हुआ है, न्यूटन, याद है? न्यूटन, और फिर एक और है डायन, याद है? 1 न्यूटन 10⁵ डायन। अरे यार, न्यूटन डायन याद है कि नहीं? यार बोलना पड़ेगा यार, ऐसे नहीं कर सकते तुम। क्या क्लैरिटी यही है? न्यूटन डायन याद है कि नहीं? सर डिलीटेड पोर्शन, कितने लोग डिलीटेड पोर्शन बोल रहे हो? जो भी डिलीटेड पोर्शन बोल रहा है ना बॉस, समझ जाओ बस, ठीक है ना? ऐसा डिलीटेड पोर्शन नहीं चलता है, पूरा बुक पढ़ना पड़ेगा। पोर्शन डिलीट हुआ तो होने दो, क्या फर्क पड़ता है बॉस, हम अपना करियर बिल्डअप कर रहे हैं, डिलीट कर देंगे सब कुछ क्या। आइए, और एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, बोलो, कौन बताएगा मुझे एक्सेलरेशन का यूनिट? बोलो एक्सेलरेशन की यूनिट, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, वेरी गुड, आंसर आ गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसी बच्चे ने आंसर निकाल दिया, वेरी गुड। अब मेरी बात सुनो, मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, अब सॉल्व करने का तरीका सुनो, वेरी गुड। अब इसको सॉल्व करने का तरीका, कुछ बच्चों ने सोचा होगा, कुछ बच्चे अभी सोच रहे हैं, सॉल्व करने का तरीका क्या सुना है। पहले इक्वेशन से a1 निकालो और उसको पुट कर दो थर्ड इक्वेशन में a1 की जगह पे। दूसरे इक्वेशन से a2 निकालो और उसको पुट कर दो थर्ड इक्वेशन में a2 की जगह पे। सॉल्व करो, t आ जाएगा, और फिर t को 1 या 2 कहीं पे भी रख दो। 1 पे रखोगे तो a1 आ जाएगा, 2 पे रखोगे तो a2 आ जाएगा। शंका क्या बोला मैंने? व्हाट आई डिड सब्स्टिट्यूशन। कॉन्सेप्ट सुने, पहले इक्वेशन से a1 निकाल ले, ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ ये रामबाण इलाज है, खटाखट आंसर आता है। a1 निकालें, क्या आ जाएगा a1 बोलो, 20 - t/2। चमका क्या? दूसरे इक्वेशन से a2 निकालो, a2 क्या आ जाएगा, t - 30/3। अब a1 उठा के यहाँ पे डाल दो थर्ड इक्वेशन में, a1 की जगह पे क्या डालोगे, 20 - t/2। चमका क्या, 2 × a2 की जगह पे क्या डालोगे, t - 30/3। क्या सबको समझ में आया है? अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या 3 × 20 - t, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना सबको आता है, 4 × t - 30। ये सब एकदम सुपर फास्ट होना चाहिए, खट 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 खट। बोलो 60 - 3t = 4t - 120, यस और नो? 4t - 120, क्या मैंने सही किया है? सब लोग बोलेंगे दोस्तों, कोई चुप नहीं बैठेगा, बोलो ये समझ में आया कि नहीं? 4t - 120, यस सर। 120 इधर आ गए, 180, ओ हो 70, ओ हो, तो t की वैल्यू आ गई 180/7। ये देखो, ये लो मजा, 180/7। क्या क्लैरिटी है ये? हाँ सर, 180/7, यस सर। तो t की वैल्यू 180/7 आ गई। अब ये t की वैल्यू यहां से उठाओ, इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो t की जगह पे, क्या a1 आ जाएगा? ये t उठाओ, इक्वेशन नंबर 2 में t की जगह पे डाल दो, क्या a2 आ जाएगा? खत्म हो गया। क्या आपको समझ में आई है कैसे करना है सॉल्व? तो क्या सीखा इससे आप, कि जिस इक्वेशन में, सुने ध्यान से, एक दो इक्वेशन यहाँ पे ऐसे थे जहां पे t और एक्सेलरेशन दोनों इन्वॉल्व थे, और एक इक्वेशन था जहां पे सिर्फ एक्सेलरेशन इन्वॉल्व था। तो जब ऐसा हुआ तो हमने जहां पे एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है उन एक्सेलरेशन को टेंशन के टर्म्स में लिखा और फिर इक्वेशन सॉल्व किया। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं बता रहा हूं, 85 to 90% ऑफ द केसेस इन न्यूटन लॉ के प्रॉब्लम इस कॉन्सेप्ट से आपके आंसर्स आ जाएंगे। बच्चे को समझ ही नहीं आता, ये इक्वेशन देखने के बाद वो 5 मिनट सोचता है बेटा इक्वेशन को सॉल्व कैसे करें। अब अगर वो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 5 मिनट लगाएगा, वो कैसे सॉल्व करेगा सवाल 1 मिनट में या 1.5 मिनट में? खटाखट होना चाहिए। क्या समझ में आई? एक और सवाल दे रहा हूं, करके बताओ, क्या डिड यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट आई डिड? तुम लोग मैथमेटिकली हैंडीकैप नहीं हुए हो ना? मैथमेटिकली हैंडीकैप नहीं हुए हो ना तुम लोग? तुम लोगों की ब्रेन चल रही है ना? वेरी गुड, आ जाओ, आओ करो तो ये सवाल। पता नहीं, सॉल्व करो तो a1 a2 और t1 t2 की वैल्यूज निकालो। a1 a2 और t1 t2 नहीं, सॉरी, a1 a2 और t की वैल्यू निकालो। पहले यहाँ पे देख लो कि कितने अननोन्स है, t a1 a2, 3 अननोन्स 3 इक्वेशंस है, सॉल्व करके यूनिक वैल्यूज ला सकते हैं। चेक करो, होपफुली t की वैल्यू नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, क्योंकि टेंशन फोर्स कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है? तो नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, अगर नेगेटिव आ रही है तो फिर मैंने
बिकॉज ज्यादा सोचा नहीं इसलिए नेगेटिव आ रही है। चेक करो। बहुत समय लग रहा है। पहले तो इधर से a1 निकालो, a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 माइनस टी अपॉन 7। इतना टाइम मत लगाओ क्योंकि यही सब आपको प्रैक्टिकल चैलेंजेस फेस होंगी जब आप फिजिक्स स्टार्ट करोगे। खटाखट आंसर बताओ मुझे। 2t माइनस 45 डिवाइडेड बाई 2 दिस इज इक्वल टू a2। a1 की वैल्यू यहां से उठाएंगे 3 इंटू 30 माइनस टी बाई 7, 30 माइनस टी बाई 7। यस और नो? यार मैं सही कर रहा हूं ना यार? कैलकुलेशन बताओ, तुम्हें बताना है। कितना तुम सर को ये कर रहे हो? खुद से करो। बोलो 6 इंटू 30 माइनस टी, क्या ये आ जाएगा 35 इंटू 2t माइनस 45। सही है? तो ये आया 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 70t माइनस 35 इंटू 45। 35 इंटू 45 कितना आ जाएगा? 35 इंटू 45। इसको कैसे करते हो? मैं कैसे करता हूं देखो। 35 इंटू 35 प्लस 10, 35 इंटू 35 इज 1225। हाँ, प्लस 350। तो 1225 प्लस 350 इज 1575। आपको समझ में आया क्या किया मैंने? सही है मेरा कैलकुलेशन? आई थिंक सही है। 76t इज इक्वल टू 1575 प्लस 180। 1575 प्लस 180 इज 1775 माइनस 20, 1755। तो t की वैल्यू आ गई 1755 माइनस 76। ये कैलकुलेशन सुपर फास्ट होना चाहिए। जितना कंफर्टेबल आप इस कैलकुलेशंस में होंगे, इन सभी टाइप के कैलकुलेशंस में, उतना फास्ट आप। 76 आ रहा है, 71 आ रहा है क्या? 71 आ रहा है? हैव आई डन सम मिस्टेक? चेक करो। 71 आ रहा है या 76 आ रहा है? 76 आ रहा है ना? हाँ 76 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, क्या ऐसे फालतू फालतू कैलकुलेशंस आएंगे तो कर लोगे क्या? क्या ऐसे फालतू फालतू कैलकुलेशंस आएगा तो कर लोगे क्या? एक सेकंड, ऐसे आएंगे। ये जो मैंने आपको दिखाया, आई एम जस्ट गिविंग यू स्पेसिमेंस, सैंपल ऑफ द कैलकुलेशन दैट यू नीड टू डू इन द एग्जाम कंडीशंस एंड इन डेली वर्किंग, और फिर आंसर मैच करेगा। और ये जितने इक्वेशन बनाए जा रहे हैं, ये सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ या लॉज ऑफ मोशन के चैप्टर से इक्वेशंस उठा के आपको पार्ट ऑफ द इक्वेशंस दिए जा रहे हैं। ये सब फ्रेम करना पड़ता है, फिर सॉल्व करना पड़ता है। तो सॉल्विंग वाला पार्ट के ऊपर अभी ज्यादा जोर है, ताकि आपका मैथ्स वाला एस्पेक्ट चलने लगे। समझ में आ रहा है क्या? आई होप ऑल ऑफ यूर अंडरस्टैंडिंग। ऐसे सवाल आएंगे तो सॉल्व कर सकते हो ना, इक्वेशंस कर सकते हो ना दोस्तों? गुड। तो ये सब चीजें आपको काम आएंगी, ठीक है? बहुत ज्यादा नहीं, इन तीन वेरिएबल और 3 इक्वेशन तक का अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, इक्वेशंस, देन आप ऐसा समझ लो कि आपने लाइक 40% ऑफ द रियल क्रक्स, जो डेली का जो चोर्स जिसे हम बोलते हैं डेली करना पड़ता है और रिपीटेड काम है, उसमें आपने मास्टरी हासिल कर ली। अगर आपको ये आता है 3 इक्वेशंस 3 वेरिएबल वाले इक्वेशंस को सॉल्व कर, 3 वेरिएबल 3 इक्वेशंस सॉल्व करके वैल्यूज लाना, खटाखट खटाखट आता है तो बस जम गया, ठीक है? आओ चलो नेक्स्ट। 4 में आता है क्या? 4 में जनरली नहीं आता। 4 वेरिएबल 4 इक्वेशंस फिजिक्स में तो नहीं आता, एटलीस्ट आपके लेवल के फिजिक्स में नहीं आता है। मल्टी डायमेंशनल फिजिक्स में आता है, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है? आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस, ठीक है? अच्छा, अब सुनो, देखो, तुम एक चीज फील करना कि ये जो इक्वेशंस मैंने अभी बनाए थे आपको, सपोज आई गिव यू एन इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन दे रहा हूँ, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। सपोज आई गिव यू दिस इक्वेशन। अच्छा, ये जो इक्वेशन है, फील करना, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन
in two variables, yes or no? अच्छा, इसको एक एक चीज समझते हैं। टू वेरिएबल्स क्यों? क्योंकि देयर आर टू अननोन्स या टू वेरिएबल्स दैट वी आर हैविंग हियर, ठीक है। अच्छा, why we call it equation? Because there is a presence of equal to sign. इक्वल टू साइन के बिना अगर कोई चीज है तो उसे हम लोग बोलते हैं एक्सप्रेशन। याद है बेसिक अलजेब्रा में पढ़ा था स्टैंडर्ड थर्ड या फोर्थ में, जब भी आपका अलजेब्रा इंट्रोड्यूस हुआ, फिफ्थ या सिक्स्थ में या सेवेंथ में, आपने एक्सप्रेशन पढ़ा था और इक्वेशन पढ़ा था। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जब हम बोलते हैं तो एक्सप्रेशन में सारे साइंस प्रेजेंट हो सकते हैं, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लीकेशन सब, पावर वावर सब प्रेजेंट हो सकता है, बट इक्वल टू प्रेजेंट नहीं हो सकता। इक्वल टू प्रेजेंट नहीं हो सकता, क्या फील आ रही है? लेकिन अगर इक्वल टू आ जाए किसी एक्सप्रेशन में तो वो इक्वेशन बन जाता है। हाँ, पॉलिनोमिकल एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, बिल्कुल सही। तो कॉन्सेप्ट क्या है एक्सप्रेशन का कि एक्सप्रेशन में सारे साइंस प्रेजेंट होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पावर एक्सपोनेंट सब, सिर्फ इक्वल टू नहीं होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं एक्सप्रेशन। आपने ये चीज फील की है? ये फील होना चाहिए आपको, हाँ बात तो सही है यार। और अगर इक्वल टू साइन प्रेजेंट होता है तो इक्वेशन बनता है, इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। सबसे पहले इक्वेशन इसलिए हुआ क्योंकि इक्वल टू साइन प्रेजेंट है, पहली बात। अच्छा, लीनियर क्यों हुआ ये? व्हाई लीनियर? कोई बताए व्हाई लीनियर? कम ऑन, आई नीड एन आंसर फॉर दिस। व्हाई लीनियर? Power of x is 1. Good, very good. Power of degree of equation is 1. Very good. That's what is the answer. ये लीनियर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर, जिसे हम लोग डिग्री भी बोलते हैं, ये 1 है। अगर जितने भी वेरिएबल इन्वॉल्व है, अगर सबकी डिग्री 1 है तब ये लीनियर इक्वेशन है। अगर एक की भी डिग्री 2 हो गई तो वो क्वाड्रेटिक बन जाएगा, लीनियर नहीं रहेगा। लीनियर इन x होगा बट क्वाड्रेटिक इन y होगा, ओवरऑल वो एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक हो जाएगा। क्या बात समझ में आई है? आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी किया है और वो एक वेरिएबल का किया है कि नहीं 10th स्टैंडर्ड में? अरे यार किया है कि नहीं बोलो? किया है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो ध्यान से देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को याद करने की कोशिश करो। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ही वेरिएबल का किया है, दो वेरिएबल का किया नहीं है आपने। अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ही वेरिएबल का किया, याद करो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल होता है उसकी डिग्री कितनी होती है? 2। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। तो इसे हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इंटरेस्टिंग बात यह है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो होता है, ये ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करता है, कौन बोलेगा क्या? तुम बोलो, मैं लिख दूंगा। A linear equation in two variables geometrically represent what? Straight line, बिल्कुल सही। Straight line, बिल्कुल सही, very good. A linear equation in two variable represents a straight line. Very good, represents a straight line. Very good. अब देखो, जब हम बोलते हैं, सुनना ध्यान से, जब हम बोलते हैं, फील करना इस चीज को, ये इसका बहुत महत्व है, आपको आगे जाके समझ में आएगा और ये मैथमेटिकल टूल किट में ही खत्म होगा ये। अगर जब मैं आपको बोलूं कि दो इक्वेशंस को, दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी, तो बेसिकली होता क्या, आप ऐसा समझो कि ये आपके पास आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इधर x है, इधर y है। आपका एक लाइन ऐसे बना, एक इक्वेशन जो था उससे लाइन ऐसे बना और दूसरे इक्वेशन से लाइन ऐसे बना। ये जहां पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगे ना, ये जो कोऑर्डिनेट है ना, ये जो कोऑर्डिनेट है ना, ये सॉल्यूशन कोऑर्डिनेट है जो कि दोनों लाइन में लाई कर रहा है। तो जब मैं बोलूं सॉल्यूशन निकालो, वेरी गुड, जब मैं बोलूं सॉल्यूशन निकालो, ये दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालो, तो इसको ग्राफिकली आप ऐसे समझ सकते हो कि दो स्ट्रेट लाइन है और ये जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वो मुझे यूनिक सॉल्यूशन देगा। क्या सॉल्यूशन देगा? यूनिक। तो अगर इंटरसेक्शन पॉइंट एक है दोनों लाइन का, तो ये हमें देगा यूनिक सॉल्यूशन।
याद करो आपने पढ़ा था ग्राफिकल मेथड ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, आपने पढ़ा हुआ है। तो ग्राफिकल इक्वेशन में आपने पढ़ा था, याद करो, अगर a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 b2 इक्वल टू c1 by c2 हो जाए, देन देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, याद है? अगर a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2 हो जाए, देन देयर इज नो सॉल्यूशंस। और अगर a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 हो जाए, देन देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन। याद है आपको? ये सब केसेस आपने पढ़े थे, याद है? उसको कनेक्ट, ट्राई टू कनेक्ट दोस डॉट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है जो आपको समझ में आनी चाहिए। क्या बोल रहा हूं मैं, फिर से सुनो। आपके पास जब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आता है, लीनियर आता है, तो उसका मतलब होता है एक स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन है, इसको मैं कोऑर्डिनेट के साथ बहुत खूबसूरती के साथ ज्वाइन कर दूंगा, चिंता मत कर, ठीक है? फिलहाल तुम समझो चीजों को। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? ज्योमेट्रिकल मीनिंग है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स रिप्रेजेंट्स स्ट्रेट लाइन। तो जब मैं दो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का सॉल्यूशन निकाल रहा हूं, यूनिक सॉल्यूशंस ऑफ दोस अननोन्स, what I'm trying to find is the point of intersection of these two lines, which should be a unique point, which should be a single point. Because आपको अगर याद होगा, दो लाइंस कोइंसिडेंट भी होते थे जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आता था। यार तुमने पढ़ाई सही से नहीं की है, तुमको बोलने के बाद चमक नहीं रहा है, तुम्हारा बोर्ड से आ रहा है भाई, चमका कि नहीं? एक है, दो लाइन पैरेलल हैं, तो दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो कितने सॉल्यूशंस आएंगे? नो सॉल्यूशंस। और दूसरा है दो लाइन, एक लाइन और दूसरा लाइन एक के ऊपर कोइंसाइड हो गया, तो इसमें कितने सॉल्यूशंस आते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। और एक आता है कि दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक ही पॉइंट पे, विच विल गिव यू अ यूनिक सॉल्यूशन। तो इसके लिए कुछ कंडीशंस थे, जो कंडीशंस मैं आपको बोल चुका हूं, आप देख सकते हो, ठीक है? सो जब मैं आपको यूनिक वैल्यूज निकालने के लिए बोलूं एक्स एंड वाई के, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कंडीशन, and most of the time you will be given this condition only in physics. Physics की अगर हम बात करें, जितनी भी चीजें आप देखोगे लीनियर इक्वेशंस जहां जहां बनेंगी, हम जो सॉल्यूशंस के ऊपर ज्यादा हार्प करेंगे या ज्यादा निकालने में इंटरेस्टेड रहेंगे, दे विल बी यूनिक सॉल्यूशंस व्हिच इज ऑफ इंपॉर्टेंस टू अस। क्या बात समझ में आ रही है? क्या क्लैरिटी है? पक्का 100%? एनी डाउट? एनी डाउट? ठीक है। अब याद करो, मैं अगर कंडीशन लिखूं, मुझे याद दिलाना अगर मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूं। अगर a1 by a2 is not equal to b1 by b2 हो, then unique solution, yes or no? अगर a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 हो, then infinite solution, right? क्या मैं सही बोल रहा हूं? चेक करना। अगर a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2 हो, then no solution। सही है क्या? सही लिखा है क्या मैंने? चेक करो, कुछ गलती है तो बोलो। क्या सब कुछ सही चल रहा है अभी तक? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं है? ठीक है। अच्छा, अब इसका यूटिलिटी क्या है? इसका यूटिलिटी ये है कि आप इक्वेशन देखते साथ ही बता दोगे कि आपने कुछ गड़बड़ी तो नहीं की है, सॉल्यूशंस आने वाला है या नहीं आने वाला, इनको सॉल्व करके सॉल्यूशंस आने वाला है या नहीं आने वाला। ये सब चीजें ना पैरेलल बैक ऑफ द माइंड में होनी चाहिए। देखो मैं आपको ना एक चीज बताता हूँ, फील करना। ये मतलब ये फिजिक्स मैथ्स कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको ये बताता हूँ कि जब आप फिजिक्स करते हो ना, तो मैथ्स और फिजिक्स का एक बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही मस्त एक रिलेशनशिप है, जो कि आपको समझ में आना चाहिए। कि जब ये फिजिक्स कर रहे हो ना आप, तो एक बार आपने फिजिक्स का इक्वेशन लिख दिया, और फिर जब उसको सॉल्व करने की बात आएगी ना, पूरा सॉल्व करने की जिम्मेदारी मैथ्स बोलता है, आप तू साइड में रह भाई, अब मैं आ गया। तो ये छोटी छोटी चीजें आपके दिमाग में खटखट खटखट चलना चाहिए। अरे ये हो गया, हो गया, अच्छा अच्छा अच्छा, समझ में आया क्या? गुड। तो ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अच्छा, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ये रहा, ठीक है? अच्छा, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। क्या हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल भी होता है? क्या हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता है क्या? डू वी हैव समथिंग लाइक दिस, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता है क्या? यस सर, यस सर। कैसा? सपोज सर आपने लिखा x इक्वल टू 2, सपोज आपने लिखा y इक्वल टू 4, दीज आर ऑल्सो इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन्स।
but these straight line equations are parallel to either of the axes. अगर आप कोऑर्डिनेट पढ़े हो कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, जब मैं बोलूं x is equal to 2, so this is a line which is parallel to the y axis. जब मैं बोलूं y is equal to 4, this is a line which is parallel to the x axis. क्या बात समझ में आती है? तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल अगर मैं बोलूं, that also is possible, feasible, and that geometrically represents straight line which are parallel to the axes, x axis और y axis. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन जब मैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनाऊंगा, then they will not be parallel to the axes, they will cut the axes. Yes or no? अब मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे क्या होता है. यू विल अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चिंता मत करना. मैं आपको कोऑर्डिनेट भी 2-3 अच्छी बातें बताऊंगा, आपको वो हेल्प करेगा. आपके बोर्ड्स में, बोर्ड्स तो छोड़ दो, मैं बोर्ड्स की बात नहीं करूंगा अभी, बट हाँ आपको वो चीजें थोड़ी सी माइंड ब्लोइंग लग सकती है. ठीक है, अच्छा ठीक है, ओके, समझ में आया सर, बहुत बढ़िया. तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. ठीक है, जनरली फिजिक्स में हमें डील करने के लिए मिलता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. जनरली हमें यही डील करने को मिलता है. अगर आप लॉजिकली देखोगे, मैंने जो आपको इससे पहले जो इक्वेशंस दिए थे, जिसको सॉल्व करने के लिए दिए थे, अगर तुम देखोगे, दीज आर द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ये इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. दिस इज आल्सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. दिस इज आल्सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. तो हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के साथ ही मैक्सिमम टाइम फिजिक्स में डील करते हैं. तो हमें एकदम क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है. मैंने अभी आपको 3 मेथड बताए थे, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. तो आपको जो मेथड सूट करता है उसको यूज करके सॉल्व करें, बट आपको ध्यान देना है कि आपको जल्द से जल्द सॉल्व करना है. तो मैंने जो आपको ट्रिक बताया, ये 2 इक्वेशंस में पर्टिकुलरली बना के, ये पार्ट ऑफ द न्यूटन लॉज के फ्रेम्ड इक्वेशन है, जिसको मैंने उठा लिया है और इनको सॉल्व करने के लिए बोला है. ये याद रखना बेटा, ये बहुत काम की चीजें मैं बता रहा हूँ. समझ में आ रहा है? ये बहुत काम की चीजें, इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है. ठीक है, और बिकॉज दिस विल ओनली हेल्प यू टू सॉल्व इट रियल फास्ट, राइट? टू सॉल्व इट रियल फास्ट. क्या क्लैरिटी है? ये एवरीबॉडी इज विथ मी? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं है? अब सुनो, अब हम आएंगे, हमारा दूसरा अलजेब्रा का दूसरा दोस्त है, विच इज लीनियर इक्वेशन, सॉरी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो है जो कि जिसकी जो वेरिएबल की डिग्री है. ठीक है, गिव मी 5 मिनट्स, आई विल एंड इट अप, डोंट वरी. 5 मिनट दे दो, हो सकता है तुम्हारा कोई क्लास हो, 5 मिनट में कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा, चिंता मत करो. 5 मिनट दे दो मुझे, ठीक है, मैं एंड करता हूँ. सुने ध्यान से मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है, सुना ध्यान से, इंपॉर्टेंट चीज है. मैं इसको थोड़ा सा बोल के फिर कल हम लोग, कल नहीं, मंडे मीट करेंगे. कब मीट करेंगे हम लोग? अभी नेक्स्ट कब मीट करेंगे? मंडे. कब? मंडे. थैंक यू. अब सुनो ध्यान से मैं जो बोल रहा हूँ. क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अच्छा, व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम जितना पढ़ेंगे, हमारी जितनी रिक्वायरमेंट, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल ही पढ़ेंगे. फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो जब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलूं तो समझें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब डिग्री ऑफ वेरिएबल, जो सिंगल वेरिएबल की बात कर रहे हैं, इज 2. डिग्री जब बोलूं मैं, हाईएस्ट पावर. समझे आप? यस, वेरी गुड. और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्मेट होता है वो ये होता है. वेरी गुड. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट ये होता है, और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जनरल फॉर्मेट ये होता है. दोनों में डिफरेंस है भाई साहब. ये इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और ये एक्सप्रेशन है. क्योंकि दूसरे वाले में मैंने इक्वल टू साइन गायब कर दिया. आर यू ऑल विथ मी? हाँ सर, आपने इक्वल टू साइन गायब किया है. बराबर है, बराबर बराबर है. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. कुछ बच्चों ने आंसर भी कर दिया. वेरी गुड. अब मैं जो बता रहा हूँ, मैं जो बता रहा हूँ वो एकदम बेसिक से आपको उठाऊंगा. जस्ट देखता हूँ पहले टाइम है कि नहीं. हाँ, 4 मिनट है ना. सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, मैं आपको एकदम बेस से बता रहा हूँ. देखो, ये जो इक्वेशंस बनते हैं इसको फील करना. ये जो ax² + bx + c है, सपोज हमने इसको फैक्टराइज किया.
और फैक्टराइज करने के बाद हमारा रिजल्ट आया x माइनस अल्फा 1 इंटू एक्स माइनस अल्फा 2। ये सपोज मेरा एक्सप्रेशन है। इसको जब मैंने फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करना समझते हो? फैक्टराइज करना मतलब a बाहर निकाल लिया, a इंटू एक्स माइनस अल्फा 1 इंटू एक्स माइनस अल्फा 2। फैक्टराइजेशन करना सबको समझ में आता है? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स। हाँ, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। लेकिन यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके आपको एक्सप्रेशन जो मिलेगा, कर सकते हो आप, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन आपको जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मिलेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ समझो, मान लो हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आया, सुनना ध्यान से मैं जो बोल रहा हूँ। मान लो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, जब इसको मैं फैक्टराइज करूंगा, आई विल गेट समथिंग लाइक दिस। सपोज आई गिव यू एन एग्जांपल। सपोज मैं अपने मन में ना ये एक्सप्रेशन सोच रहा हूँ, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3। ये मेरे पास मेरे मन में, ये मन मंदिर में मैंने ये एक्सप्रेशन फिट किया। ये बैक ऑफ द माइंड चल रहा है मेरा, बैक ऑफ द माइंड में मैंने ये एक्सप्रेशन, सॉरी हाँ, ये एक्सप्रेशन मैंने अपने माइंड में सेट किया। सुनना ध्यान से कैसे फिजिक्स चलता है। अब मैं इसको कर लूंगा एक्सपैंड। अगर मैं इसको एक्सपैंड कर लिया तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6। ये आ जाएगा, ये मेरा एक्सप्रेशन बन गया। बैक ऑफ द माइंड में मेरे मन में ये एक्सप्रेशन बैठा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। अब सुनना, मैं जब बोलता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इसका सॉल्यूशन निकालो, सुनना ध्यान से, जब मैं बोलूं इस एक्सप्रेशन को, सुनो, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व, ये एक्सप्रेशन है, तो इसका सॉल्यूशन अगर निकालने के लिए बोला जाए तो सॉल्यूशन तभी निकाल सकते हैं जब हम इस एक्सप्रेशन को एक इक्वेशन बनाएं। दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0 की है सपोज। यहाँ पे 0 कुछ भी हो सकता है, नंबर कुछ भी नंबर हो सकता है, यहाँ पे पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन, डेसिमल, कुछ भी हो सकता है। मान लो मैंने किया 0, फील करना, अरे रुक जा भाई, रुक जा, तू मैथ्स पे चला गया, रुक जा, मैं तेरे को बता रहा हूँ, अच्छी चीजें बता रहा हूँ, रुक 1 मिनट रुक। वो देखा, आंसर भी दे दिया उसने। अरे मुझे पता है, तुमको पता है भाई, ये 10th स्टैंडर्ड में कराया जाता है, ये पता नहीं होगा तो कैसे आएगा मैथ्स में 99? ये पता है, मुझे पता है, तुम्हें पता है, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो। तो जब मैंने इस एक्सप्रेशन को इक्वल टू 0 किया या कोई नंबर के बराबर कर दिया, नाउ इट हैज बिकम एन इक्वेशन। अब सुनना मेरी बात, मैं जो बोल रहा हूं, जब मैंने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0 किया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मेरा एक्स एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, जिन जिन, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग बता रहा हूं, जिन जिन पॉइंट्स पे ये एक्सप्रेशन या ये ग्राफ हमारे एक्स एक्सिस को कट करेगा, वो पॉइंट्स कहलाएंगे इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस या रूट्स। आपने पढ़ा ना रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अल्फा बीटा। अरे यार, यस और नो, रूट्स पढ़ा है कि नहीं? ROOTS, अरे पढ़े हो कि नहीं? यस सर, पढ़े हो ना? हाँ, अब सुन, मैं जो बोल रहा हूं, मैं मुझे पता है तुम्हें आता है मैथ्स, आई नो, हड़बड़ी मत करो, सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं जो बोल रहा हूं उसको फील करो। मैं क्या बोल रहा हूं कि जब मैं इस x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0 के इसके सॉल्यूशन निकालना चाहूंगा, so I am trying to find those values of x where this particular expression cuts the x axis। अब सुनना, तो मुझे पता है, मुझे इसका फैक्टराइजेशन करना आता है, तो मैंने इसका फैक्टराइजेशन कर दिया x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 और इसको 0 के बराबर कर दिया। तो मुझे दो सॉल्यूशंस मिले, एक मिला x इक्वल टू 2, दूसरा मिला x इक्वल टू माइनस 3। सुनना ध्यान से, तो मेरा जो ग्राफ है, सुनना, ये चीज शायद आपको पता ना हो, सुनना ध्यान से। तो एक जो चीज आ रही है, एक आ रही है पॉइंट 2 पे कट कर रहा है 2,0 पे, और दूसरा पॉइंट जो आ रहा है वो आ रहा है माइनस 3,0 पे कट कर रहा है। ओके, अब सवाल जो मैं पूछने वाला हूं आपसे वो सुने। आपको ये पता है कि एक पैराबोला है, बार बार तब से तनय बोले जा रहा है कि पैराबोला है, ये एक्चुअली एक पैराबोला है। आपने अगर ध्यान दिया होगा, आपके बुक में ऐसा पैराबोला टाइप का बनाते हैं। पैराबोला जो फिगर होता है वो ऐसे होता है। अब मेरा सवाल आपसे क्या है, सुनिए, मेरा सवाल सुने और इसका जवाब देने की कोशिश करें। अगर आपको ये आता है तो बहुत बढ़िया, नहीं आता है तो सुने। मेरा जो ग्राफ है पैराबोला, जो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 का जो ग्राफ है, ये ग्राफ कैसा होने वाला है?
ग्रीन वाला ग्राफ या रेड वाला ग्राफ, और क्यों, ये मुझे जानना है। ग्रीन वाला कर्व मेरा ग्राफ है या रेड वाला कर्व मेरा ग्राफ है, और क्यों, कैसे पता किया तुमने? अब ये मत बोलना बुक में ऐसा दिया हुआ है। गुड, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इसको मैं फील दिलाता हूं। वेद, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बट मैं इसको थोड़ा फील दिलाऊंगा तुम्हें। तुमको एक रूल याद है कि ए पॉजिटिव है सर, सो 0 2 और हाँ हाँ नहीं 2,0 ना, एक्स कोऑर्डिनेट है ना, 2,0 होगा ना, एक्स कोऑर्डिनेट है ना, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा ना। अच्छा ठीक है, वो सही है, 2 0 और -3,0, उसमें दिक्कत नहीं है, उसमें दिक्कत नहीं है। ओके ओके, सुने ध्यान से। ओके ओके, सुने 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 सुने। आप बोल रहे हो कि ये ग्राफ रेड कलर का होगा, उसका आपने एक रीजन दिया कि सर ए की वैल्यू पॉजिटिव है बोल के। यू आर एब्सोल्युटली राइट, और ये मैं शॉर्ट ट्रिक देता भी हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप उसको और अच्छे से फील करें। मैं आपको फील दिलाता हूं, सुने ध्यान से। आप कोई भी वैल्यू ले लें -3 और 2 के बीच में, कोई भी एक वैल्यू सोचें। क्या 0 एक वैल्यू है? हाँ सर। आप क्या करो, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालो, x² + x - 6 की वैल्यू एट 0,0, मतलब 0 पे निकालो। अगर आप 0 पे निकालोगे ना, आपको इसकी वैल्यू -6 नजर आएगी। मतलब जब 0 पे है, जब x की वैल्यू 0 है, तो इस एक्सप्रेशन की कर्व की वैल्यू -6 है, और -6 तो नीचे ही हो सकता है, ऊपर कैसे होगा, इसीलिए ये गलत है। चमका क्या? ऊपर से निकल गया। क्या बोले आप? सुनो 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 सुनो, बहुत छोटी सी बात, मजा आएगा आपको, मजा आएगा आपको। सुने ध्यान से। पता कैसे चले कौन सा ग्राफ है? किसी बच्चे ने बोला सर ए की साइन पॉजिटिव है इसलिए ग्राफ है। और फील सुनो, बिल्कुल सही हो तुम, एकदम सही हो। यू हैव डन अ गुड जॉब, वेरी गुड। लेकिन फिर से मैं बता रहा हूं, जो बता रहा हूं सुनो। मैं ये बोल रहा हूं कि -3 और 2 के बीच में कोई भी एक पॉइंट ले लो अपने चॉइस का, कोई भी पॉइंट, तुम्हारा मन जो वो ले लो। सपोज मैंने बोला कि 0 लेते हैं सर, -3 और 2 के बीच में तो 0 लाई करता है। अब वो 0, x की वैल्यू 0 आप इस एक्सप्रेशन में पुट करें जो आपके पास ओरिजिनली था, x² + x - 6। अगर आप x की जगह पे 0 पुट करोगे तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। नेगेटिव आ रही है मतलब क्या? किधर जाएगा वो? नीचे जाएगा ना, 0 पे उसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है। तो आप अगर ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट बोल रहे हो, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो ये नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है, तो वाई एक्सिस में किधर जाना चाहिए ग्राफ को? नीचे की ऊपर? नीचे। चमका कि नहीं? इसीलिए ग्राफ मेरा रेड वाला है। और किसी ने शॉर्ट ट्रिक दे दिया, और शॉर्ट ट्रिक सुनो। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि अगर आपका कभी भी कोफिशिएंट ऑफ x² पॉजिटिव आ रहा है, तो वो पानी होल्ड करता हुआ पैराबोला है। पानी होल्ड करता हुआ पैराबोला मतलब पैराबोला ऐसा होगा। और अगर कभी भी x² का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो वो पानी गिराता हुआ पैराबोला बनेगा। ये तो शॉर्ट ट्रिक हो गई। अगर समझने वाली चीज है तो समझने वाली चीज भी मैंने आपको बता दिया है। क्या क्लैरिटी है? ये बोलो हाँ कि ना। समझ में आया? टाइम हो गया दोस्त। वैसे मैं चाहूं तो और 1 घंटा आपको खींच सकता हूं, बट फायदा नहीं है। क्या आपको अच्छा लगा? क्या आप चीजों को समझ पाए? क्या आप चीजों को समझ पाए? डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? कैसे आप डिटरमाइन करोगे? दोस्त जिसने भी अभी बोला फिर रिपीट करो, टाइम नहीं है, आप एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है? रिकॉर्डिंग विल बी अपलोडेड। सर टू फाइंड इट विल वी डू, एक सेकंड किसी ने, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अपने क्वेश्चंस रखे रहो, नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? चलो बाय, टेक केयर, बाय, एंजॉय, हैप्पी संडे, बाय गाइस।